हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के बीएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स के पेपर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स या विविध गणित की। आज का अपना टॉपिक है आयलर फार्मूला। आयलर फार्मूला को डिस्कस करने से पहले हमें बात करनी होगी रीजन्स या क्षेत्र की। रीजन या क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? यदि हम एक प्लानर ग्राफ का डायग्राम बनाते हैं तो हम देखते हैं कि जो ग्राफ का डायग्राम है वो इस प्रकार से है कि दिए हुए प्लेन को वो कई सारे रीजन्स या क्षेत्रों में विभाजित करता है। इन रीजन्स को हम फेसेस या मेशेस भी कहते हैं। हर रीजन या क्षेत्र क्या होता है? इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द सेट ऑफ एजेस। जो आपकी कोरें हैं उनके सेट या से बना हुआ होता है आपका रीजन, बाउंडेड होता है, जिनके लिए ये एजेस या कोरें जो होती हैं वो बाउंड्री बनती है रीजन की। तो क्षेत्र कब बनता है? जब एक प्लानर ग्राफ का हम डायग्राम बनाते हैं तो वो जो प्लेन में हम बना रहे हैं उस प्लेन को एजेस का एक सेट जो कि उस क्षेत्र के लिए बाउंड्री की तरह काम में करता है वो आपका कहलाता है एक रीजन। अब जब हम बात करते हैं प्लानर ग्राफ में रीजन्स की तो हम दो तरह के रीजन्स की बात करते हैं, इंटीरियर रीजन्स एंड एक्सटीरियर रीजन्स। इंटीरियर रीजन्स जो होते हैं वो तो आपके दो या अधिक आपके कोरों से बाउंडेड रहेंगे। अब जब बात कर रहे हैं हम एक्सटीरियर रीजन की, तो जो आपका ग्राफ के बाहर का क्षेत्र है, द एरिया ऑफ द प्लेन आउटसाइड द ग्राफ इज नोन एज द एक्सटीरियर अनबाउंडेड इनफाइनाइट या आउटर रीजन। तो वो आपका बाह्य क्षेत्र होगा ग्राफ का। तो प्लेन का वह हिस्सा जो ग्राफ के बाहर है, तो उसमें आपके एक से दो, चार, कितनी भी आपके एजेस बाउंड्री एजेस के रूप में कार्य कर सकती हैं। तो सिंस अ प्लानर ग्राफ कैन बी एम्बेडेड इन मैनी वेज, एक ही प्लानर ग्राफ को हम जानते हैं कि अलग अलग तरह से हम बना सकते हैं, तो उसमें एक्सटीरियर रीजन जो है वो भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे। जैसे कि हम एक एग्जांपल दें, इसमें हमारे पास में ये एक ग्राफ है जिसमें 5 वर्टिसेस हैं, V1, V2, V3, V4, V5। अब इस ग्राफ को देखने से तो ये ग्राफ लग नहीं रहा कि ये प्लानर है, पर अगर हम इसे रीड्रॉ करें तो हम पाएंगे कि ये ग्राफ प्लानर ग्राफ है, क्योंकि यहाँ पर हम इस ग्राफ को बिना एज कटिंग के, क्रॉसिंग के बना सकते हैं। तो हम चाहें तो इसमें हमने दो फिगर्स लिए हैं, 1 और 2। दोनों में एक ही ग्राफ है बट थोड़ा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट लग रहा है देखने में, और दोनों ही प्लानर ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो प्लानर ग्राफ है, हम देखेंगे कि इसके रीजन्स हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें हम देखें, पहला ग्राफ देखें, हम फिगर 1 देखें, तो इसमें हम देख रहे हैं कि V1, V2 और V4 ये आपके जो 3 वर्टिसेस हैं इनकी जो एजेस आ रही हैं, V1, V2 एक एज, V2, V4 दूसरी एज और V1, V4 तीसरी एज, ये तीनों जिस आपके एरिया की या क्षेत्र की बाउंड्री के रूप में कार्य कर रहे हैं वो आपका पहला रीजन है, जिसे हमने फर्स्ट रीजन मार्क किया है। इसी तरह से अब आपका जो रिमेनिंग वर्टिसेस हैं, V1, V5, V3, V2, ये आपके जो एजेस हैं, V1, V5, V3, V5, V2, V3, 3 तो ये, और आपकी 2 एजेस ये V1, V4 एंड V2, V4, ये पूरा रीजन जो है ये आपका सेकंड रीजन हो गया। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और ये 5 एजेस बाउंड्री एजेस हैं। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि तीसरा रीजन है एक्सटीरियर रीजन, जिसमें आपकी V1, V2, V2, V3, V3, V5, V1, V5 ये सारी के सारी बाउंड्री रीजन एजेस की तरह काम करेंगे, क्योंकि ये बाह्य क्षेत्र है। तो ये हमारा एक्सटीरियर रीजन, हम इसको बाहर कहीं पर भी प्लेन में दिखा सकते हैं। इसी तरह से हमारा जो सेकंड फिगर है, सेकंड फिगर में भी हम देख रहे हैं कि यही 3 रीजन्स डिफाइन होंगे, हम रिप्रेजेंट उसको अलग तरह से कर रहे हैं। तो रीजन पर वही रहेगा, V1, V2 एक एज, V2, V4 दूसरी एज और V1, V4 तीसरी एज। इन तीनों एजेस द्वारा बाउंडेड रीजन 1। दूसरा आपका इन दोनों के बीच में जो है आपका V1, V5, V3, V2
2, ये सारी जो एजेस हैं ये सेकंड रीजन और एक एक्सटीरियर रीजन जो आपका है थर्ड रीजन। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक ही ग्राफ जो है जो कि प्लानर है, इसमें आपके जो 5 वर्टिसेस, 6 एजेस और 2 रीजन्स थे, 3 रीजन्स थे सॉरी, ये आपका ग्राफ हुआ। तो इस तरह से हम किसी भी प्लानर ग्राफ के रीजन्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं आयलर फार्मूला की। आयलर फार्मूला क्या है? ये कहते हैं कि इफ़ जी बी अ कनेक्टेड प्लानर ग्राफ विथ n vertices, e edges and r regions, then n minus e plus r is equal to 2। कि यदि g कोई संबद्ध समतलीय ग्राफ है, कनेक्टेड प्लानर ग्राफ है, जिसमें कि n वर्टिसेस की संख्या, शीर्षों की संख्या n, e एजेस या कोरों की संख्या और r रीजन्स या क्षेत्र हैं, तब n माइनस ई प्लस आर बराबर 2 होगा। यानी कि ये आपका n माइनस ई प्लस आर की वैल्यू हमेशा 2 होगी फॉर अ कनेक्टेड प्लानर ग्राफ। तो इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? इसको हम मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे, गणितीय आगमन सिद्धांत से। अगर जी एक ही एज का ग्राफ है तो हमें कुछ करना नहीं है, क्योंकि अगर एक ही एज है तो हम जानते हैं 2 वर्टिसेस के मध्य एक एज होगी, तो वर्टिसेस की संख्या 2, एज की संख्या 1 और एक ही रीजन रहेगा। इंटीरियर रीजन होगा ही नहीं, वो एक्सटीरियर रीजन होगा पूरा। तो n माइनस ई प्लस आर तब 2 के बराबर होगा। तो ऑब्वियसली आपका फार्मूला एक एज के ग्राफ के लिए तो होल्ड करेगा। तो अब हमने मान लिया कि लेट द फार्मूला होल्ड फॉर अ कनेक्टेड प्लानर ग्राफ्स विथ k माइनस 1 एजेस, जहाँ k इज ग्रेटर देन 2। 1 के लिए तो हमने देख ही लिया। अब हमने मान लिया कि k माइनस 1 एजेस का अगर कोई प्लानर कनेक्टेड प्लानर ग्राफ है जहाँ पे k का मान 2 से अधिक है, तो हम ये मान रहे हैं कि ये आपका फार्मूला होल्ड करता है, लागू होता है। तो अब हमें प्रूव करना होगा कि अगर k माइनस 1 के लिए यह आपका सत्य है तो k के लिए भी सत्य होगा। नाउ इफ़ जी बी अ ग्राफ विथ k एजेस, हमने मान लिया जी ग्राफ में अब k एजेस की संख्या है। लेट द नंबर ऑफ वर्टिसेस बी n एंड रीजन्स बी r। तो n वर्टिसेस, e एजेस और k एज आपका r रीजन्स और k एजेस का हमने कनेक्टेड प्लानर ग्राफ लिया g। यदि g में एक वर्टेक्स है, मान लीजिए से v ऑफ डिग्री 1, 1 डिग्री का कोई वर्टेक्स हमने मान लिया इस g में है v, देन यदि हम इस वर्टेक्स v को इस ग्राफ g में से निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं, दिस एज, इफ वी रिमूव दिस एज फ्रॉम द ग्राफ g, तो क्या होगा? जब ये आपका कनेक्टेड ग्राफ था जिसमें कि v जो वर्टेक्स हमने लिया है इसकी डिग्री 1 है, यानी कि एक ही एज इंसिडेंट है इस पर, तो अगर हमने इस एज को ग्राफ में से हटा दिया तो हमें जो नया ग्राफ मिलेगा जी डैश, उसमें आपकी एजेस की संख्या एक कम हो जाएगी। यानी कि k एजेस के ग्राफ जो था g, अब हमारा जो नया ग्राफ जी डैश हमें मिला है उसमें एजेस की संख्या हो गई k माइनस 1। अब k माइनस 1 की संख्या होते ही हम जानते हैं कि हमने माना हुआ है कि हमारा आयलर फार्मूला उसमें होल्ड करेगा। देयरफॉर द फार्मूला होल्ड्स फॉर जी डैश, हमने जो माना हुआ है अजम्पशन 1 के हिसाब से। तो अब यदि हम इस डिलीटेड वर्टेक्स v को और इस पर इंसिडेंट एज को वापस g डैश में जोड़ देते हैं तो क्या होगा कि वर्टेक्स और एज दोनों की संख्या 1 से इंक्रीज हो जाएगी। बट चूंकि ये जो आपका वर्टेक्स v के साथ में जुड़ा हुआ एज जो था वो 1 डिग्री का था, तो रीजन्स की संख्या आपकी सेम रहेगी। और इसका मतलब क्या हुआ? n माइनस ई प्लस आर में n तो +1 आपका हो गया और एजेस की संख्या भी आपकी जुड़ गई थी, 1 हो गई थी, तो वो -1 हो गया। तो n माइनस ई में कुल मिला के कोई चेंज हुआ नहीं और r एज इट इज़ है, तो n माइनस ई प्लस आर 2 के बराबर हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अब जो आपका रिजल्ट है आयलर फार्मूला वो
के एजेस के ग्राफ के लिए भी होल्ड करता है। तो यदि आपके ग्राफ में 1 डिग्री का कोई वर्टेक्स है कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ में, तो हमने देखा कि मैथमेटिकल इंडक्शन से हम कह सकते हैं कि आपका आयलर फार्मूला लागू होगा। परंतु ये एक विशेष परिस्थिति हमने ली थी जबकि आपका ग्राफ जी में 1 डिग्री का वर्टेक्स मौजूद है। अब मान लेते हैं कि ऐसा कोई वर्टेक्स नहीं है ग्राफ जी में जिसकी की डिग्री 1 हो, तब क्या होगा? तो जब हम ऐसी वर्टेक्स जो है जिसमें कि आपके किसी भी ग्राफ में जिसकी भी डिग्री, कोई भी वर्टेक्स ऐसा नहीं है जिसकी डिग्री 1 हो, तो ऑन रिमूवल ऑफ एन एज फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ एनी रीजन ऑफ जी, अब अगर हमने ऐसे ग्राफ में से कोई एज हटाई तो क्या होगा? किसी भी रीजन के जो आपकी बाउंड्री होती है वो एज होती है ग्राफ की, तो अगर हमने एक एज हटा दी तो हमें जी में से जब हमने एक एज हटाई तो हमें जो नया ग्राफ जी डैश मिलेगा वो फिर भी कनेक्टेड रहेगा। हेंस अब आपका अगर कनेक्टेड रहा तो क्या होगा? फॉर अ कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ आयलर फार्मूला हमने ऊपर देखा है कि होल्ड कर रहा है, तो रिजल्ट विल होल्ड फॉर जी डैश ऑल्सो। अगर अब हमने इसको वापस ऐड किया डिलीटेड एज को, तो नंबर ऑफ एज जो है वो 1 से इंक्रीज होगी और एक आपका रीजन फिर से इंक्रीज हो जाएगा। तो अब क्या हुआ कि ई की संख्या 1 से बढ़ी, रीजन की संख्या 1 से बढ़ी, बट माइनस आपके फॉर्मूले में आ रहा है, एन सेम रह रहा है, तो एन माइनस ई प्लस आर, तो माइनस और प्लस बैलेंस हो गए, -1 + 1, तो आपका फॉर्मूला सेम रहा। तो इसका मतलब रिजल्ट विल अगेन होल्ड ट्रू फॉर जी। तो हम कह सकते हैं अब कि आयलर फार्मूला हर कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ के लिए लागू होता है। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। ये कहते हैं कि इफ़ जी बी अ सिंपल कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ with n vertices and e edges where e is greater than 2, then e is equal to less than 3n minus 6। यदि जी कोई सिंपल सरल संबद्ध ग्राफ, समतलीय ग्राफ है जिसमें कि n वर्टिसेस की संख्या e एजेस की संख्या है, जहाँ पे e इज ग्रेटर देन 2, 2 से अधिक कोर हैं इस ग्राफ में, तो e का मान ये कह रहे हैं इज इक्वल टू लेस देन 3n minus 6, यानी e का मान एजेस की संख्या 3n minus 6 से कम या मैक्सिमम उसके बराबर हो सकती है। तो मान लीजिए जी कोई सिंपल कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ है जिसमें n वर्टिसेस e एजेस की संख्या है वेर e इज ग्रेटर देन 2। यह दिया हुआ है कि जी एक सरल ग्राफ है, सिंपल ग्राफ है। इसका क्या मतलब है? देयरफॉर एवरी रीजन ऑफ जी विल बी बाउंडेड बाय 3 or more एजेस, क्योंकि ये सरल ग्राफ है। Thus if the number of regions in G be R, अब अगर G में हम कह रहे हैं कि number of regions R हैं, then the number of edges in G will be 3R या more। क्यों? क्योंकि एक रीजन, सिंपल ग्राफ में एक रीजन जो है उसको 3 या अधिक एजेस बाउंड करेंगी। तो जब हम ये मान रहे हैं कि इस ग्राफ G में R रीजन्स की संख्या R है, तो नंबर ऑफ एजेस 3R या 3R से अधिक होगी। Now we know that a single edge can be a boundary for maximum 2 regions। हम जानते हैं कि एक एज, एक कोर मैक्सिमम 2 रीजन्स के लिए ही बाउंड्री बन सकती है। तो टोटल नंबर ऑफ एजेस उस हिसाब से हो गई 2e या लेस देन 2e। अधिक से अधिक एक एज जो है वो 2 रीजन्स की बाउंड्री बन सक रही है। एजेस की संख्या हम इस ग्राफ में मान रहे हैं e, इसका मतलब टोटल एजेस की संख्या 2e या उससे कम होगी। या दूसरी तरफ हमने ऊपर देखा कि नंबर ऑफ एजेस जो हैं वो 3R या 3R से अधिक है। देयरफॉर 2e इज इक्वल टू ग्रेटर देन 3R, या हम कह सकते हैं कि R इज इक्वल टू लेस देन 2e/3। अब क्योंकि ये सरल संबद्ध समतलीय ग्राफ है, सिंपल कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ है, तो कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ के लिए हम जानते हैं आयलर फार्मूला लागू होगा। तो आयलर फार्मूला के हिसाब से n माइनस ई प्लस आर 2 के बराबर होता है। तो अब अगर ये r का मान हम इसमें लगा दें आयलर फार्मूला में, तो n माइनस ई प्लस
2e/r विल बी इक्वल टू ग्रेटर देन 2, क्योंकि हम ऊपर मान चुके हैं कि r इज इक्वल टू लेस देन 2e/3। तो n माइनस e प्लस 2e/3 इज इक्वल टू ग्रेटर देन 2 आ गया, या सिंप्लीफाई करने पर 3n माइनस e इज इक्वल टू ग्रेटर देन 6, या हम कह सकते हैं कि e इज इक्वल टू लेस देन 3n माइनस 6, जो कि हमें सिद्ध करना था। अब आते हैं नेक्स्ट थ्योरम पर। ये कहते हैं कि इफ G बी ए सिंपल प्लेनर ग्राफ देन देर इज अ वर्टेक्स V इन G सच दैट डिग्री V इज इक्वल टू लेस देन 5। क्या है कि अगर G एक सरल प्लेनर ग्राफ है देन उसमें एक वर्टेक्स V ऐसा मौजूद होगा जिसकी कि डिग्री 5 या 5 से कम होगी। मतलब मैक्सिमम डिग्री किसी भी सिंपल प्लेनर ग्राफ में एक वर्टेक्स ऐसा होगा जिसकी कि मैक्सिमम डिग्री जो है वो 5 से हो सकती है, उससे अधिक नहीं। तो कैसे प्रूव कर सकते हैं? देखिए, मान लेते हैं G एक सिंपल प्लेनर ग्राफ है विथ वन वर्टेक्स ओनली। अगर एक ही वर्टेक्स है तो हम जानते हैं उसकी डिग्री 0 होगी, कोई एज नहीं है तो वर्टेक्स की डिग्री 0। तो G अब जब उसमें एक एज होगी तो कम से कम आपकी 2 वर्टिसेस होंगी। तो इफ़ G हैज़ 2 वर्टिसेस ईच वर्टेक्स विल हैव मैक्सिमम 1 डिग्री, क्योंकि 2 वर्टिसेस सिंपल प्लेनर ग्राफ है तो उसमें आपका एक एज होगा। एक एज होते ही आपकी वर्टिसेस, दोनों जो वर्टिसेस हैं उसकी डिग्री 1 हो गई। नाउ अब हम मान लेते हैं कि हमने एक वर्टेक्स 2 वर्टेक्स का ग्राफ देख लिया। अब बात कर रहे हैं कि अगर G के वर्टिसेस की संख्या कम से कम 3 है। इफ G बी अ ग्राफ विथ एटलीस्ट 3 वर्टिसेस देन इफ ईच वर्टेक्स ऑफ G इज एटलीस्ट 6 देन डिग्री ऑफ V where V belongs to the vertex set of the graph G is equal to greater than 6n where n is the number of vertices in G। मतलब हमने कहा है कम से कम 3 वर्टेक्स हैं, 3 से अधिक हो सकते हैं। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि कम से कम 6 है तो डिग्री ऑफ V का सम विल बी इक्वल टू ग्रेटर देन 6n, क्योंकि n अगर हमने वर्टिसेस की संख्या ली है। और तो अब आपके पास में आ गया कि बट डिग्री जो है हम हर वर्टेक्स की जो डिग्री मान रहे हैं वो कम से कम 6 मान रहे हैं, क्योंकि हमें प्रूव करनी है इक्वल टू लेस देन 5। तो हमने माने कि हर वर्टेक्स जो इस ग्राफ का है उसकी डिग्री कम से कम 6 है। तो इसका मतलब समेशन ऑफ डिग्री ऑफ ऑल दी वर्टिसेस ऑफ G इज इक्वल टू ग्रेटर देन 6n, जहाँ n आपकी वर्टिसेस की संख्या है, प्रत्येक वर्टेक्स की डिग्री 6 से अधिक है, 6 या 6 से अधिक है। नाउ वी नो दैट summation of degree sum of the degree of all vertices is equal to 2e where e is the number of edges in the graph G sorry, therefore 2e is equal to greater than 6n हो जाएगा, क्योंकि ऊपर हम कह रहे हैं कि समेशन जो है डिग्री का सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू ग्रेटर देन 6n, जबकि हम जानते हैं कि अपने जो प्रॉपर्टी है ग्राफ की summation of degree sum of the degree of all vertices equal to 2e, तो 2e will be equal to greater than 6n, क्योंकि ये आपकी एटलीस्ट वाली कंडीशन में हमने दिया है कि कम से कम जो 6 है हर वर्टेक्स की डिग्री, तब ये समेशन जो होगा वो 6n से अधिक होगा। तो 2e इज इक्वल टू ग्रेटर देन 6n आ गया, या e इज इक्वल टू ग्रेटर देन 3, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमने माना है कि आपका जो ग्राफ है उसमें एटलीस्ट 3 वर्टिसेस होंगे। तो ये हमारा जो e इज इक्वल टू ग्रेटर देन 3 है इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो है आपका सिंपल प्लेनर ग्राफ है e इज इक्वल टू लेस देन 3n माइनस 6 आ रहा है। ये हमने पिछला थ्योरम किया था। तो उससे देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 वर्टेक्स इन G जिसकी की डिग्री क्या होगी, लेस देन 6, या डिग्री लेस देन 6 का मतलब डिग्री इज इक्वल टू लेस देन 5। यही प्रूव करना था कि अगर G कोई सिंपल प्लेनर ग्राफ है तो उसमें
एक वर्टेक्स ऐसा आवश्यक रूप से मौजूद होगा जिसकी डिग्री 5 या 5 से कम होगी। फिर हम बात करते हैं होम्योमॉर्फिक ग्राफ्स की। होम्योमॉर्फिक ग्राफ्स या समरूपी ग्राफ किसे कहते हैं? समरूपी ग्राफ या होम्योमॉर्फिक ग्राफ्स दो ऐसे ग्राफ होम्योमॉर्फिक कहलाते हैं जो कि इस तरह से ऑब्टेन किए जाएं कि हम उसमें या तो कोई एज क्रिएट करें बाय एडिशन ऑफ वर्टेक्स, या हम दो वर्टिसेस को मर्ज करके एज को मर्ज कर दें। दो एज को मर्ज करके दो वर्टिसेस मर्ज हो गए तो नया ग्राफ बन गया। तो टू ग्राफ्स आर सेड टू बी होम्योमॉर्फिक if one graph can be obtained from the other by the creation or merger of edges in order। एक निश्चित क्रम में चलते हुए यदि हम कुछ एजेस को मर्ज कर दें या हम कुछ एजेस को क्रम में जोड़ दें एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ को पाने के लिए, तो ऐसे दो ग्राफ्स कहलाते हैं होम्योमॉर्फिक ग्राफ्स। फॉर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं ये एक ग्राफ है। ये इस ग्राफ में हमने देखे 5 वर्टिसेस हैं। अब इस 5 वर्टिसेस के ग्राफ में ऊपर वाला जो ट्रायंगुलर रीजन है उन दो एजेस को अगर हमने मर्ज कर दिया तो ये ट्रायंगल की जगह शेप आ गया आपका सेमी सर्कुलर। तो आपका क्या हुआ कि दो एजेस जो थी ऊपर की वो मर्ज हो गई, तो वर्टेक्स अपने आप हट जाएगा उससे, तो वर्टिसेस की संख्या तो कम हो जाएगी इसमें और एजेस की संख्या भी कम हो गई। दो एजेस मिलकर एक एज बन रही हैं, तो ये फर्स्ट एंड सेकंड ग्राफ होम्योमॉर्फिक हो गए। इसी ग्राफ में हम देखें कि यदि हमने देखा कि ये जो बीच के दो वर्टिसेस आ रहे थे आपके ट्रायंगुलर रीजन के और सेमी सर्कुलर रीजन के बीच में, तो इन दोनों आपके एक ही क्रम है, इन दोनों एजेस को भी अगर हमने मर्ज कर दिया तो हमें एक नया ग्राफ मिला जिसमें आपकी एजेस की संख्या एक और कम और वर्टिसेस की संख्या भी कम हो गई एक। तो ये दोनों सेकंड एंड थर्ड ग्राफ्स आर अगेन होम्योमॉर्फिक। ये तो हुआ बाय मर्जिंग ऑफ 2 और मोर एजेस। यहाँ हमने एक एक एज एट अ टाइम मर्ज किए। तो फर्स्ट और थर्ड की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमने क्रम में 2 और 2 ये चारों एजेस को मर्ज करके 2 में रिड्यूस कर दिया, तो 2 सेट ऑफ एजेस मर्ज हुई, तो फर्स्ट से हमें थर्ड ग्राफ जो मिला, तो फर्स्ट एंड थर्ड आर होम्योमॉर्फिक, फर्स्ट एंड सेकंड आर होम्योमॉर्फिक, सेकंड एंड थर्ड आर होम्योमॉर्फिक। ये तो हुई बाय मर्जिंग ऑफ एजेस। अब इसके विपरीत हमने क्या कहा कि होम्योमॉर्फिक ग्राफ मर्जिंग ऑफ एजेस से भी बन सकता है और क्रिएशन ऑफ एजेस से भी बन सकता है एक ही क्रम में। ये इंपॉर्टेंट है कि क्रम वाले एजेस हों, एक ही ऑर्डर में जो एजेस हैं उनको हम क्रिएट कर रहे हैं या मर्ज कर रहे हैं। तो अब अगर हम थर्ड ग्राफ पर आए, इस थर्ड ग्राफ में यदि हमने मान लीजिए कि एक एज इधर जोड़ी, आपके जो सिंगल लाइन आपकी सेमी सर्कुलर रीजन की बाउंड्री थी नीचे, उस पर हमने एक जोड़ी, ऊपर सेमी सर्कुलर रीजन में फिर हमने 2 एजेस जोड़ी, तो हमने कुल मिला के आपके 3 वर्टिसेस और ये आपकी एजेस को इसमें क्रिएट कर दिया, नई एजेस को। तो अब जो नया ग्राफ मिला उसमें हमारी एजेस की संख्या भी बढ़ गई, वर्टिसेस की भी संख्या बढ़ गई एक ही क्रम में। तो ये आपके ग्राफ जो है थर्ड एंड फोर्थ ग्राफ आर अगेन होम्योमॉर्फिक। तो इस तरह से हम होम्योमॉर्फिक ग्राफ के बारे में ये कह सकते हैं कि 2 ग्राफ होम्योमॉर्फिक होंगे यदि इफ वन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अदर by the creation of the edges, addition of edges in a particular order, या by merging of edges in order।